आप जी न्यूज का कभी युद्ध देखते होंगे तो उसमें मैं सबसे ज्यादा मोदी जी को यहां तक बोल करके गया कि कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, ताली बजा, कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, मोबाइल रख लो, कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, शेर के सीने में चाकू भौंक रहा था, सब्र वाला बांध देखो टूट ही गया, तो एलओसी पे जाके गुस्सा फूट ही गया, तो मोदी बोले वाह, देखो वो आ गया। ये ऐसे ही लड़े थे, इसलिए देश से इनका सफाया हो। युवा कवियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम जब इस क्षेत्र में खड़े हुए तो हमारे सीनियर कवि हमें नहीं बढ़ने देते थे, हमारी कविता में नुक्स निकालते थे, हमें परेशान करते थे, हमें मंच पे दरी बिछाने और उठाने को लगाते थे, लेकिन हमने कोशिश करी। नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो हमारी सीरीज शख्सियत। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं, साहित्य की दुनिया में नाम कमाने वाले जो हमारे साथ में शख्सियत है उनका नाम है श्रीमान सुनील समैया जी। तो सुनील समैया जी हमारे साथ में है। आज हम सर से चर्चा करेंगे उनके साहित्य की दुनिया में किस प्रकार उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम कमाया। राम जी, साहित्य और कवि सम्मेलन जी दोनों में रुचि, मैं बचपन में बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ बहुत कवि सम्मेलन होते थे, तो देश भर के बड़े नामी कवि आते थे जी। तो मैं बचपन से ही उनको सुनने जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है कि मैं कविता लिख सकता हूँ। बहुत बड़ी कविताएं तो मैंने लिखी नहीं है, साहित्य की दृष्टि से बहुत परिपक्व तो हूँ नहीं, लेकिन एक हास्य कवि के रूप में मैंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी, और जब वो कोशिश करी तो मुझे पसंद किया जाने लगा जी। और जब पसंद किया जाने लगा तो लगातार मुझे मंच मिलने लगे, लोगों के बीच आने जाने लगा, और लोग आनंद से भर जाते हैं, और आनंद से भर जाएं ये भी मेरी इच्छा है। कविता के माध्यम से या कवि मंचों के माध्यम से समाज में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है कि लोग बहुत तनाव में हैं। रुलाने को तो लोगों के रिश्तेदार काफी हैं जी। हंसाने की बात कौन कर रहा। आप पूरे विश्व स्तर पे देख लें, चारों तरफ जो आग लगी है, चारों तरफ जो आपाधापी मची है, चारों तरफ लोग अपने हित साधने के लिए और आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत ऊपर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो सर्विस क्लास लोग हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब मेहनत करते हैं तो उनके पास हंसने का टाइम और साहित्य से जुड़ने का टाइम नहीं होता है, और जब उनके पास ये टाइम नहीं होता है तो आम जनता भी उस लाइन में लगी है कि उसको इस महंगाई के दौर में, बदहाली के दौर में कैसे खुश रहा जाए। हम हास्य कवि यही काम करते हैं कि जो तनाव में डूबे लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कान आए। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आदमी इतना बिजी हो गया है कि अब उसको बहुत ज्यादा मनन करने की और चिंतन करने की कविताएं या बहुत ज्यादा जिसमें वो दिमाग लगाए वो नहीं सुनना चाहता। वो या तो देशभक्ति सुनना चाहता है, या हास्य सुनना चाहता है, या बढ़िया गीत और गजल सुनना चाहता है। और वो चाहता है कि अगर 2 से 3 घंटे वो कहीं अपना समय निकाल करके जाए तो उसको आनंद आए, उसको अच्छा लगे, और उसके तनाव उतने पल को दूर हों। और यही हमारी इच्छा होती है कि हम उन लोगों को काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जो आज का युवा है तो वो साहित्य की दुनिया में अपना करियर बना सकता है, तो उसे मतलब कि बनाना चाहिए, या अभी इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है, बशर्ते जो लीक पे वो चलना चाहिए उसको। आप कुमार विश्वास को देखें जी। एक जमाने में कविता मंचों पे थी, आदरणीय कुमार जी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे आकर के अपनी कविताएं पढ़ी,
अपने गीत पढ़े, अपनी गजल पढ़ी, अपनी बतरस, अपने ये सब कुछ पढ़ा, तो आप देखें वहां से कविता ने एक नया रूप ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो युवा पहले बुजुर्ग, हम देखते होंगे राम जी, पहले कवि सम्मेलन होते थे तो लगभग उसमें बुजुर्गों की तादाद बहुत रहती थी जी, लेकिन अब युवाओं की तादाद बहुत रहती। और आप ये भी देखें कि नए लड़के निकल करके और जिस तरीके का वो लिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला समय युवा कवियों को और साहित्य को और कवि सम्मेलनों के लिए अमृत काल साबित होगा, बशर्ते वह अपनी प्रतिभा को निरंतर लिखें, सृजन करें। और अगर उनको मंच नहीं भी मिलते, आज ये जरूरत ही नहीं रहेगी कि आपको मंच मिले, आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपनी कविता पोस्ट कर रहे हैं, तो आपकी कविता ठीक होगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भी आदरणीय कुमार जी की श्रेणी में, हरिओम पवार जी, कविता तिवारी, अनामिका अंबर जैसे लोगों की श्रेणी में आप खड़े होंगे। तो ये कहना बिल्कुल बेईमानी है कि स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, बशर्ते इसे प्रोफेशनल रूप से भी देखा जाना चाहिए। सिर्फ स्वांत सुखाय के लिए अगर आप लिख रहे हैं तब शायद यह क्षेत्र आपको अनुकूल साबित तो होगा, लेकिन लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। सर एक सवाल और है मेरा, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हो, साहित्य को एक ऐसा मंच दिया जाए जैसे हमारे खिलाड़ियों के लिए सरकार अलग से मंत्रालय बनाती है, तो साहित्य में भी एक ऐसा जिसमें कंपटीशन हम किया जाए और वो राष्ट्रीय स्तर पर उसमें मतलब कि युवाओं को उसमें पार्टिसिपेट दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार की दम पे बनना चाहते हैं वो ख्वाब ही छोड़ दें, उनको मतलब ये कहने की जरूरत नहीं। देखो, सरकार साहित्य अकादमी हर प्रदेश में होती है, संस्कृति मंत्रालय हर प्रदेश में होता है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भी है, और ये समय समय पे, अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है जी, इसमें माननीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर कवि सम्मेलनों की बाढ़ ला दी। कलाकार जो स्थानीय स्तर के कलाकार होते, लोकगीतों से जुड़े होते, लोक संस्कृति से जुड़े होते, अब सिर्फ ये कि अकेले कवि इसकी जद में आए तो उसके लिए साहित्य अकादमी अलग है। और कवियों को अगर आप प्रतिभा तो साबित करें, सरकारें तो आपके चरणों में पड़ी रहेंगी, वो आपको कविता सुनाने और मंच देने का काम करेंगी। अब आप ये चाहते कि नहीं हम सरकारी आयोजन का हिस्सा बन जाएं और वहां से 10-25 हजार रुपये हमें मिल जाए, तो मिल तो जाएंगे लेकिन जो आपका ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। सरकार के पास मान लो एक शहर में एक कवि सम्मेलन होता है तो एक शहर में 40 कवि भी होते हैं, और 40 जब कवि होते हैं तो 40 कवियों का कवि सम्मेलन करा भी दिया तो ये जिद होती कि नहीं था बड़े कवियों के साथ बैठना है, और बड़े कवियों को बुलाओ तो स्थानीय समायोजित नहीं हो पाते। तो ये कवियों को, साहित्यकारों को खुद प्लान करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं, आपके शहर में 20 कवि हैं, आप गोष्ठियां करें, आप बैठें उनके अंदर, आप लिखें, और लिखने के बाद ये कोशिश करें कि हम इनको इसका प्रस्तुतिकरण कैसे करें। और देखो, असली बात तो है, कवि हो, साहित्यकार हो, साहित्यकार है तो पुस्तक के रूप में भी वो अपना काम कर सकता है। आखिर तुलसी, सूर, कबीर, रसखान, रहमान, ये तो कभी कवि सम्मेलन के मंच पे नहीं आए, और कवि सम्मेलन के मंच पे नहीं, आज उनकी कविताएं घर घर में पढ़ी जा रही। रामचरितमानस बाबा तुलसी ने लिखा है, आप देश के किसी कोने में चले जाओ, लोग सुबह और शाम पढ़ते हैं। तो अगर आप उस श्रेणी का साहित्य लिख रहे हैं तो आपको ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि हम आज ही सब कुछ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे इधर एक कहावत है कि आज ही बनिया कल ही सेठ, मतलब आज आपने व्यापार शुरू करा और आज ही आप सेठ बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, क्योंकि परिश्रम जी, कलम, प्रतिभा और अच्छा साहित्य के दो स्तर से साहित्य पर अपनी मौजूदगी व्यक्त करी जा सकती है।
या तो आप कवि सम्मेलन के लिए अगर कर रहे हैं कि हमें कवि सम्मेलन पब्लिक प्लेस पे करना है, तो उसके लिए तो साहब जनता भगवान होती है, और वो जो सुनना चाहती है वहाँ अच्छे से अच्छा सुनाने का प्रयास करें। ये नहीं हो कि हमने कविता सुनाई और पब्लिक को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें आनंद नहीं आया। भाई अच्छे गीत हों, बढ़िया ओज हो, राष्ट्रभक्ति की भावना हो, शालीन हास्य हो और आनंद से भरा कवि सम्मेलन होगा तो कवि सम्मेलन बढ़ेंगे। और अगर कहीं हमने कवि सम्मेलन मंच के लालच में कहीं हमारा प्रस्तुतिकरण हमने सुधारा नहीं और हम पहुंच जाते हैं तो आपकी भी छवि को धक्का लगता है। आपने लिखा बहुत अच्छा है, आप पढ़ने के योग्य भी लिखें, आप पढ़ने की शैली कैसी है आपकी, ये शैली जनता में। और अगर आप लिखते हैं तो ये परवाह नहीं करें कि हमें मंच मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपको मंच मिले अथवा ना मिले, आपकी लेखनी में दम है तो तुलसी सूर कबीर की तरह आप भी पूजे जाएंगे। कवि सम्मेलन के मंचों के कितने कवि हैं जो लोगों को याद है, उनकी कविताएं याद है, लेकिन जिसने सृजन अच्छा किया है, रचनात्मकता और साहित्य के कसौटी पे लिखा है, वो अमर हो जाते हैं। हमने ये देखा है। सर आखिरी बस सवाल मेरा ये है कि हमारे दर्शकों को आप जो भी अपनी तरफ से टिप्स देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो युवा कवि आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, आपने दो सवाल मुझसे पूछे हैं। एक तो जनता को क्या संदेश होना चाहिए जी। मैं हास्य का कवि हूँ जी। मैंने कोरोना का काल भी देखा है और मुझे स्वयं भी कोरोना हुआ था। ठीक है सर। मेरे 65% लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टरों ने ये कहा था कि शायद तुमने देर कर दी। चिरायु हॉस्पिटल में भोपाल में भर्ती था और जब मैं वहां गया तो वहां सबके चेहरे पे निराशा के भाव थे, सब उदास थे, क्योंकि चिरायु से बहुत सी मौत हो गई थी। जी जी। इलाज के बावजूद भी। तो मैं गया और मैंने अपनी जो हास्य कवि की भूमिका है, जो मैं लाफ्टर करता हूँ, वो मैंने वहां निभाई। मैंने सबको कहा क्यों निराश होते हो, क्यों चेहरे पे मलिनता है। और मैंने एक किसी कवि मंच का जुमला है, मैंने वो कहा हर वार्ड में जाके कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है वो तो जबरदस्ती जिंदा है। बहुत बढ़िया सर। तो साहब मैंने ये जुमला वहां जब कहा लोगों से, और जब मैंने हंसाना शुरू किया, तो मुझे याद है कि जिस दिन मैंने कोरोना वार्ड में बैठ करके लाइव कवि सम्मेलन एकल कविता पाठ हंसाने का किया, उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी। और वो जो लाइव जो डर था, जो भय था, मैंने कहा डरते क्यों हो भाई, कोरोना है, हमसे बड़ा तो है नहीं, बस आप आइए, आपके अंदर भय होगा तो आप मर सकते हैं, और अगर निर्भय होकर मस्ती से जिएंगे तो मेरा जनता को यही संदेश है, आप खूब कमाएं, खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें, लेकिन तनाव में मत जिए। और जब तनाव के पल आए तो हम जैसे हास्य कवियों की यूट्यूब पे कई वीडियो हैं, उनको आप सुने, आपका तनाव भी दूर होगा और आपको हार्ट अटैक से लगा करके शुगर जैसी बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। आपको पतंजलि में भी नहीं आना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर। और युवा कवियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम जब इस क्षेत्र में खड़े हुए तो हमारे सीनियर कवि हमें नहीं बढ़ने देते थे, हमारी कविता में नुक्स निकालते थे, हमें परेशान करते थे, हमें मंच पे दरी बिछाने और उठाने को लगाते थे। लेकिन हमने कोशिश करी, हमने कवियों की बात को भी सुना, लेकिन जनता के मूड को पढ़ा हमने, और जनता जो सुन रही है इस जमाने में वो मैंने सुनाना शुरू किया। यही मैं युवा कवियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप हास्य कविता का पाठ कर रहे हैं तो मस्ती के साथ हास्य कविता का पाठ करिए, किसी की तरफ मत देखिए। अगर आप श्रृंगार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा श्रृंगार आप लिखिए। अगर ओज की बात कर रहे हैं तो आप ओज में भी बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करके जो जनता में क्रांतिकारी विचार पैदा करें, ऐसा आप लिखें। हर रस के कवियों को अवसर है, बस किसी को ये कह करके आप खुद परेशान नहीं हो कि कोई मुझे मंच नहीं दे रहा। आप पे टैलेंट होगा, मंच भी मिलेगा और लोग सुनेंगे भी,
और अगर टैलेंट नहीं होगा तो आप उसको निराश नहीं हो, आप कोशिश करें। कोई आसमान से टैलेंट थोड़ी आता, अपने अंदर है, हम जागृत करें। राम जी बहुत अच्छा लगा आपसे सर, मिलकर। बस चलते चलते आप अपनी कोई भी कविता जो मतलब 2 उसकी पंक्ति आप सुना दीजिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, मैं 4 पंक्तियां आजकल आप देखते होंगे भाजपा के लोग कांग्रेसियों को कहते हैं चमचा, हाँ हाँ, और कांग्रेसी भाजपा वालों को कहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त जी। अब लोग ये कहते हैं कि कवि चमचा को कैसे मतलब परिभाषित करेंगे, तो मैंने करने की कोशिश करी है। जी जी। चमचा क्या होते हैं? पहले कभी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता जी। हम राजनीतिक दल से जुड़े भी हैं, लेकिन हमारी ये चेष्टा होना चाहिए, भावना होना चाहिए कि जब हम मंच पे हों तो हम सरस्वती के पुत्र हैं, हमें किसी दल से कोई नहीं। लेकिन हर दल की या हर वो बात जो समाज में वायरल हो गई उस पर हमें लिखना तो चाहिए। मैंने लिखा, मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि भाजपा वाले कांग्रेस को कहते हैं चमचा। तो वो चमचे क्या होते हैं सुनिए। चरण चूमे चरण चाटे, चरण में लौट जाता है। चरण चूमे चरण चाटे, चरण में लौट जाता है। वही बंदा जगत में शान से चमचा कहाता है। करे गुणगान मालिक का पले जो 4 टुकड़ों पर, करे गुणगान मालिक का पले जो 4 टुकड़ों पर। अगर कुछ बोल दो तो वो विफल कर रूठ जाता है। अगर कुछ बोल दो। और अंधभक्त कैसे होते हैं? अच्छा, अंधभक्त की परिभाषा भी हम देते हैं कि नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं। आप देखना अंधभक्तों को, उनकी तो अंधी भक्ति, अगर महंगाई है तो भी उसमें से राष्ट्रभक्ति जागृत करेंगे। अच्छा, कैसे? अगर उनको गैस सिलेंडर भी महंगा है तो उनको ये नहीं सूझेगा कि महंगाई है, बस वो तो साहब मोदी जी हैं, सब अच्छा हो रहा है, महंगाई भी हम सह लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, बस हम तो इसलिए वोट। भाई महंगाई पे हम अपने अच्छा अलग विचार व्यक्त करें। मोदी जी ने बड़े अच्छे काम करे कि हिंदुस्तान का वैभव बढ़ा है। आज G20 देशों की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा परचम पूरे विश्व में लहरा रहा, इसके लिए हम दिल खोल के तारीफ करें। लेकिन अगर कहीं किसी जगह हम लोग परेशान हैं तो उस पर हमें आलोचना करने का भी हक होना चाहिए। और अंधभक्त ये सब सहन नहीं करते। वो तो हर चीज में बस देशभक्ति से जोड़ते, महंगाई से ये होगा। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं, और गलत मुद्दों पे भी चीखें और जय जयकार करते हैं। ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ, ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ। किसी के साथ भिड़ जाएं तो दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भिड़ जाएं तो दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम आगे फिर वीडियो में लेकर के आएंगे कोई शख्सियत नहीं। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।